जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, हाजिर है एक और बिहार शिक्षक भर्ती के प्रैक्टिस सेट वीडियो के साथ, जिसमें महत्वपूर्ण 80 प्रश्नों को देखेंगे। तीसरा पार्ट है और जिसमें हम लोग केवल सामान्य ज्ञान और जो विज्ञान है, आपका पर्यावरण है, इनसे पूछे जाने वाले 80 प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसके पहले का आपने 2 पार्ट नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया यह पुस्तक लिखी गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस यह मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। आंसर की बात करेंगे, आंसर हमारा हो जाएगा 1969 में, यानी विकल्प 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसे बताना है। बिटुमन पेंट एवं सड़क निर्माण, तो यहाँ पर बात करें मिट्टी का तेल, जेट वायुयान के लिए ईंधन, पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ, पेट्रोल शुष्क धुलाई के लिए विलायक। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें, विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। पैराफिन मोम यह खाद्य पदार्थ नहीं है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो यहाँ पर देखेंगे डिग्री सेल्सियस एक होता है, एक फ़ारेनहाइट होता है, तो दोनों आपको याद रखना है। 98.6 होगा तो ये फ़ारेनहाइट होगा, और डिग्री की बात करेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, ऐसे भी आपको लिखा हुआ मिलेगा 37 डिग्री सेल्सियस। पहला जो है विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा दिया था किसके साथ जुड़ा हुआ है, ये पूछा गया है। तो ये जुड़ा हुआ है भारत छोड़ो आंदोलन के साथ। किसके साथ जुड़ा हुआ है ये, और किसके द्वारा दिया गया है, ये भी प्रश्न आपका बन सकता है। तो आप लोग लगाएंगे गांधी जी के द्वारा। किसने दिया है? गांधी जी ने दिया है। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। कौन सा कथन यहाँ पर सही है? विकल्प है आपके सामने। पेट पॉलीएथिलीन टर्थेलेट एक बहुत ही परिचित प्रकार का नॉयलान है। एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं। सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रमों द्वारा तैयार किए जाते हैं। इसमें लग रहा है कूट दिया होगा, तो कूट हम लोग चलिए देखते हैं, ऊपर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रश्न की, तो यहाँ पर केवल बी और डी, जो 2 ऑप्शन यहाँ पर देख रहे हैं, बी और डी सही हो जाएंगे। एक डी वाला और एक आपका बी वाला, बाकी ये सब गलत हैं। यानी आंसर जो हमारा जाएगा यहाँ पर विकल्प चौथे नंबर के साथ जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तब उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है, तो वर्ष के सबसे छोटे दिन की अगर बात करें तो यह होता है आपका 21 दिसंबर को, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है? तो फीमर है, जिसको जांग की हड्डी कहा जाता है। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। ये आपका विज्ञान से जीके से संबंधित प्रश्न है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं? कौन सी नदी है? यह भूगोल से आपका प्रश्न है। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहते हैं। दक्षिणी गंगा
गोदावरी याद रखेंगे। एपी सेंटर किससे संबंधित है? तो यह जो है एपी सेंटर किससे संबंधित है? यह भूकंप से संबंधित है। आंसर हमारा हो जाएगा पहला विकल्प। एपी सेंटर। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर देखेंगे दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। याद रखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। अगला प्रश्न देखेंगे। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी की स्थिति है किसमें है? कर्क रेखा के उत्तर है, भूमध्य रेखा के दक्षिण है, मकर रेखा के दक्षिण है या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर है? तो यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है कन्याकुमारी की स्थिति। आंसर हमारा यहाँ पर विकल्प चौथा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा? यानी कौन सा रंग है जो किस रंग का कागज जो है सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक मात्रा में करेगा? तो वह हो जाएगा आपका ब्लैक यानी काला। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। जानवर जो सिर्फ पौधे खाते हैं कहलाते हैं? तो शाकाहारी कहलाएंगे जो सिर्फ पौधे खाएंगे। विकल्प यहाँ पर हमारा थर्ड सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। मलेरिया मच्छरों से फैलता है मलेरिया मच्छरों से फैलता है इसकी खोज किसने किया था? तो यह किया गया था रोनाल्ड रॉस के द्वारा। मलेरिया मच्छरों द्वारा फैलता है, रोनाल्ड रॉस के साथ आंसर लगाएंगे। विकल्प पहला सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो आबादी और जनसंख्या की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल के हिसाब से लगाना पड़े तो राजस्थान लगाएंगे। ऑप्शन हमारा यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। पटना का हरमंदिर साहब किसका जन्म स्थान है? तो पटना का हरमंदिर साहब गुरु जो है गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। विकल्प यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। पटना से संबंधित है जीके, आप इसको याद रखेंगे। सौर ऊर्जा से सबसे बड़ी छोटी बड़ी बैक्टीरिया चार्ज की जाती है? बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया नहीं है, बैटरिया। तो यहाँ पर अगर बात करें आंसर की, विकल्प हमारा यहाँ सही हो जाएगा पहला यानी सही है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की ज़रूरत होती है? देखिए ये प्रश्न हम लोग जो बिहार की SCERT की बुक है पर्यावरण की उसमें हम लोग किए थे। तो अधिक जल की आवश्यकता किसको पड़ती है? धान को। विकल्प हमारा दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन वाष्प होती है, इसमें नाइट्रोजन वाष्प होती है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाष्प होती है या फिर इसमें पारा वाष्प होती है। तो इसमें जो है CFL में क्या होती है? निपटान एक प्रमुख क्या है? पर्यावरणीय चिंता का कारण है और इसमें जो होता है पारा वाष्प होती है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करते हैं? पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में जो मदद करते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं प्रोटीन। विकल्प दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। और घेगा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम आयोडाइड नमक से आयोडीन प्राप्त करेंगे, न कि चीनी से, दूध से और दाल से। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। आपको इसमें कठिन और आसान दोनों तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। पक्षियों के बारे में इनमें से क्या सही नहीं है? पक्षी अंडे देते हैं, पक्षियों की चोंच होती है, पक्षियों के पंख होते हैं, पक्षी तैरने के लिए पंखों का उपयोग कर, तैरने के लिए नहीं बल्कि उड़ने के लिए। सही नहीं है चौथा विकल्प। आंसर लगाएंगे फोर्थ के साथ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं वायुमंडल। जयमंडल, स्थलमंडल, ये सभी इसको बांटा गया है। तो आंसर हमारा पहला विकल्प होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर।
कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा पूछी जाए तो आप लोग याद रखेंगे वायुमंडल में 0.03% होता है। नाइट्रोजन की बात किया जाए तो 78% होता है। ऑक्सीजन की बात किया जाए तो 21% होता है। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। और आर्गन पूछा जाए तो आर्गन का जो है मात्रा है वायुमंडल में 0.09, 3 का 3 गुना कर दीजिएगा, 3 3 9, यानी ये है आर्गन, तो भूलना नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, किसी चीज़ को जलाने में किसी गैस की ज़रूरत होती है, किस गैस की ज़रूरत होती है, कौन से गैस की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर आंसर लगाएंगे विकल्प दूसरा, ऑक्सीजन की। अगला प्रश्न देखेंगे, धुआं ऊपर उठता है क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक सघन होती है। यहाँ पर अगर बात करेंगे धुआं क्या होता है, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा क्या होती है, अधिक हल्की होती है, इसलिए यह जो है ऊपर उठती है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? मध्यरात्रि का जो सूर्य है यह आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। मध्यरात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो जो धमेक स्तूप है यह सारनाथ में, कहाँ पे है, सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न आपके यूपी टेट सी टेट सभी में पूछे जाते हैं। 5 जून को मनाया जाता है। ये आपके यूपी टेट में कई बार पूछा गया प्रश्न है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और यहीं पर आप लोग कुछ और फैक्ट याद रखेंगे। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जल दिवस 22 मार्च को, 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, और एक और होता है 22 मार्च को ही हम लोग मनाते हैं बिहार दिवस। तो ये सभी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। विश्व विधवा दिवस कब मनाते हैं आप लोग कमेंट में बताएंगे। विश्व या अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाया जाता है 23 जून को, ये आप लोग याद रखेंगे। 23 जून को मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, और 23 जुलाई को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, इसको आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जुलाई को, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मौसम के सभी परिवर्तन किसके कारण होते हैं? तो मौसम के जो भी परिवर्तन है वह सूर्य के कारण होते हैं। किसके कारण? सूर्य के कारण होते हैं, सूर्य के ऊर्जा के कारण ही होते हैं। सूर्य निकलता है तो उसी के कारण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? बाढ़, भूकंप, दावानल। यहाँ पर अगर हम बात करें सड़क दुर्घटना, तो ये मनुष्य के द्वारा होती है, मानव जाति के कारणों से होती है, इसलिए यहाँ पर विकल्प दूसरा हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर, भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? तो आपका 15 अगस्त आने वाला है, 15 अगस्त याद रखेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पे? तो यह जो है लाल किला पर झंडारोहण करते हैं। आंसर हमारा चला जाएगा विकल्प फोर्थ के साथ। 26 जनवरी को झंडा कहाँ फहराया जाता है? ये आप लोग याद रखेंगे, राजपथ पर। कहाँ पे? राजपथ। कौन फहराते हैं? राष्ट्रपति। चलेंगे अगले प्रश्न पर, आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो उसमें जो है जो उड़ती है केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, या फिर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। तो उसमें जो है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा विद्यमान होती है। विकल्प थर्ड हमारा सही हो जाएगा। उष्मा की खोज किसके द्वारा की गई थी? उष्मा, जिसको हीट बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे हीट बोलते हैं। जो जेम्स प्रेस्कॉट का नाम आपने सुना होगा, जेम्स प्रेस्कॉट। ऑप्शन यहाँ पर चौथा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, किस यौगिक का बंधन सबसे कमज़ोर होता है? तो सबसे कमज़ोर होता है
वह है आपका नियान। निम्नलिखित में से कौन एक बहुलक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुलक नहीं है? तो ग्लूकोज जो है यह एक बहुलक नहीं है। विकल्प चौथा सही हो जाएगा। यह आपका केमिस्ट्री से प्रश्न है। यहाँ पर कूट दिया गया है पश्मीना ऊन से संबंधित, इसको बताना है। ये बहुत गर्म होती है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है। ये हाथ से बुनी जाती है। इन भेड़ों के बाल सर्दियों में झड़ते हैं। तो कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही है, कौन से गलत है, बताना है। हमने स्क्रीन को छोटा कर दिया है। तो जो पश्मीना शाल होती है यह जो है सही उत्तर बताना है, यह बहुत गर्म होती है। और बात करें यह जो है हाथ से ही बुनी जाती है। ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, क्योंकि यह जो है ऑप्शन थर्ड में दिया गया है। हम आंसर लगाएंगे विकल्प थर्ड के साथ। तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो यहाँ पर अगर बात करें ऑक्सीटोसिन, यह जो है पादप हार्मोन नहीं है। विकल्प हमारा चौथा सही हो जाएगा। ऑक्सिन, फ्लोरेगिन, साइटोकिनिन, ये सभी जो है पादप हार्मोन है। ये सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। यह एक प्रकार का हार्मोन होता है। निम्नलिखित में से विषम का चयन करें। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, परागकोश, रेशा, पराग, बीजपत्र, जड़, प्लम्यूल, पराग, परागनली और पेलिकल। तो जो विषम है यहाँ पर विषम हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा। यह जो है आंसर लगाएंगे फोर्थ के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न पर। होशियार मैं सुल्तान हूँ, मुझे गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य बहुत पसंद है। निम्नलिखित शासकों में से सही नाम का चयन कीजिए, रिक्त स्थान को भरें। अफजल खान, अबुल हसन, सिकंदर लोदी या फिर अकबर। ये जो है कौन हो जाएगा आपका? अबुल हसन। उसको संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य का बहुत शौक था। आंसर हमारा यहाँ पर विकल्प 2 हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अठारह में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? तो यहाँ पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लाया था किसने? लॉर्ड लीटन ने। विकल्प हमारा यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। लॉर्ड लीटन का जो है संबंध आप वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से लगाएंगे। प्रेस तो आप लोग समझ रहे हैं, जो भी प्रकाशित होती हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? यानी जो लोग भी राजद्रोह में समाचार पत्र छापते थे उन पर रोक लगाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, बताएंगे आप लोग। रामकृष्ण की स्थापना रामकृष्ण महंस के, ये तो थे स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, तो यह किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। विकल्प यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। थोड़ा सा फैक्ट हम आपको इसमें बताएंगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, और इसकी स्थापना की गई थी 1 मई 1897 में। कब? 1897 में इसकी स्थापना की गई थी। और किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि लौटा दी थी? हाँ, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इतिहास से संबंधित है। तो नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने कब लौटा दी थी? जो जलियांवाला बाग जो था, हत्याकांड हुआ था, नरसंहार हुआ था, इसमें उन्होंने जो है लौटा दिया था। कब? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को जो है यह घटना हुआ था, और इसी के बाद उन्होंने जो है लौटा दिया था। तो विकल्प हमारा यहाँ पर हो जाएगा थर्ड। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी, रिचर्ड आर्कराइट, जेम्स हारग्रीव्स, एडमंड कार्टराइट।
तो हम्फ्री डेवी ने जो है सेफ्टी लैंप का जो है आविष्कार किया था। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो सोम प्रकाश जो है की शुरुआत ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कब किया था? 1859 में किया था। विकल्प हमारा यहाँ पर पहला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? आंसर बताएंगे। विकल्प यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो केवल नर पक्षी वीवर होता है दर्जन चिड़िया। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। ये आपके सीटेट से भी मिलता जुलता प्रश्न है। भरतपुर पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? तो भरतपुर जो पक्षी विहार है यह अवस्थित है आपका राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पहले भरतपुर के नाम से जानते थे। तो अब हम यहाँ पर अगर इसकी बात करें कब, तो ये जो है कब घोषित किया गया था? 1971 में घोषित किया गया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत में उच्चतम साक्षरता दर है? बिना सोचे समझे नहीं लगाना है आंसर, सोच समझ के आंसर लगाना है। तो सबसे अधिक है केरल में 93.91% है केरल की साक्षरता। सबसे कम किसकी है? तो बिहार की है। ये आप लोग याद रखेंगे। कौन सा युग्म सही है? जम्मू कश्मीर। अब यहाँ दर्रा से संबंधित प्रश्न है। जो जिला कहाँ पे है? जो जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा है? सिपकी। सिपकी आपका हिमाचल प्रदेश में जाएगा। अगर बात करें यहाँ पर कौन सा सही है, तो आपका पहला विकल्प सही है। जम्मू कश्मीर का जो है जोजिला दर्रा हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सिपकी लादर्रा हो जाएगा। बात करें अगर थानगला दर्रा की, थानगला दर्रा जो है यह आपका लद्दाख में हो जाएगा। थानगला दर्रा कहाँ पे है? ये लद्दाख में है। ये सभी जो है गलत हैं। अगर नाथुल्ला दर्रा की बात करें, नाथुल्ला दर्रा कहाँ पे है? ये सिक्किम में है। तो यहाँ पर हमारा पहला सही हो जाएगा। जोजिला दर्रा याद रखेंगे जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न देखेंगे। पटना हाईवे का अड्डे का कौन सा नाम सही है? जो पटना हवाई अड्डा है उसका सही नाम है जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहला विकल्प सही हो जाएगा। बिहार में औद्योगिक पिछड़ेपन के प्रमुख कारण क्या हैं? तो यहाँ पर जो है कच्चे माल की कमी है, पूंजी या धन की कमी है, बिजली की कमी है। उपरोक्त सभी चौथा विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित हैं? विकल्प है आपके सामने, आंसर लगाएंगे। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो शहर है आपको यहाँ पर बताना है। तो पश्चिम नक्शे में बाएं साइड में होता है, ऊपर होता है उत्तर, नीचे होता है दक्षिण। आंसर की बात करेंगे यहाँ पर कोझिकोड यानी कालीकट। गुजरात का सीमा आप लोग देख रहे हैं, गुजरात में है। गोवा, गोवा देख रहे हैं बाएं साइड में है। ये क्या है? समुद्र के किनारे है, तट पे है। तट यानी किनारे। मुंबई भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र की राजधानी है। गोवा की राजधानी है पणजी। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। ये आप लोग याद रखेंगे, कुछ भी यहाँ पर दे सकता है। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा। कड़म मल्लेश्वरी एक वेटलिफ्टर है। ये किस भारतीय राज्य की रहने वाली है? कड़म मल्लेश्वरी की अगर हम बात करें तो वह रहने वाली है आंध्र प्रदेश की। भारतोलक है, वेटलिफ्टर है, जो कांस्य पदक जीती है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? गणतंत्र, न्याय, राजशाही, समानता। तो संविधान संभावना जो प्रस्तावना है उसमें राजशाही यह शामिल नहीं है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है? लोगों द्वारा संघर्ष, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण, उपनिवेशवाद का अंत, लोगों की स्वतंत्रता की इच्छा। तो विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण यह जो है
जरूरी नहीं माना जाता है। विकल्प दूसरा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, वह सीधे लोगों द्वारा चुना जाता है, वह देश के औपचारिक मुखिया होता है। सीधे लोगों द्वारा यह नहीं चुना जाता है राष्ट्रपति, इसके बारे में यह कथन गलत है। वह अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग नहीं करता है, वह जो है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी नहीं करता है। तो राष्ट्रपति क्या है? वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। विकल्प चौथा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। यह डायरेक्ट लोगों द्वारा नहीं चुना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है? तो भारत के संविधान में जो संशोधन कर सकती है वो है संसद। अनुच्छेद किसके अंतर्गत, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 368 अनुच्छेद के अंतर्गत। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सिविल सेवक क्या करते हैं? तो जो सिविल सेवक हैं वे आगे भी ऑप्शन देख लेंगे। विवादों को सुलझाते हैं, इनमें से कोई नहीं, या फिर वे मंत्री के निर्णय को लागू करते हैं। तो जो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जाएगा, विकल्प दूसरे के साथ चला जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण में मदद नहीं करता है? तो जनमत के निर्माण में जनमत के निर्माण में मदद कौन नहीं करता है? अखबार, रेडियो, शैक्षिक संस्थान, ये जो है करते हैं। समाचार पत्र, रेडियो और शैक्षिक संस्थान जनमत के निर्माण में मदद करते हैं, खेल का मैदान नहीं करता है। विकल्प हमारा तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मृदा का अधिकाधिक उपयोग हो रहा है? कमोडिटी मनी, धात्विक मनी, प्लास्टिक मनी, या फिर उपयुक्त सभी? तो वर्तमान में जो है यह प्लास्टिक मनी के रूप में अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। विकल्प थर्ड हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है बताएंगे। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। नीति आयोग ने 2014 में भारत के योजना आयोग की जगह ली। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नीति आयोग की, यह जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी इसकी स्थापना। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष हैं। ये दोनों विकल्प सही हैं और ये विकल्प हमारे किस में दिए गए हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ये 2014 में नहीं बदला गया था, 2015 में बदला गया था। चलेंगे अगले प्रश्न पर। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां पूंजीवादी अस्तित्व में हो, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण हो, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व हो, पशुपालन के साथ साथ फसल उगाने की हो। ये आपका अर्थशास्त्र से है, अर्थव्यवस्था से है। आंसर की बात करें तो यह जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहाँ पर सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का क्या हो? अस्तित्व हो। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 104 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? तो यह भी आपकी अर्थव्यवस्था से है। तो बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, ये जो है वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है। विकल्प चौथा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। नीचे दिए गए कथन है, यहाँ पर कथन के हिसाब से देना है। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं।
कथन 2 है, जो चीज़ें वह जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर आपका कूट दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं। ये जो ऑप्शन है गलत है। दूसरा जो है, जो चीज़ें जहाँ पर आसानी से होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा, वे चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा खाई जाती हैं। ये दूसरा विकल्प सही है। आंसर हम लगाएंगे विकल्प चौथे के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विकल्प 4 आपका यहाँ पर है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, बताएंगे आप लोग। विकल्प है आपके स्क्रीन पर। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो जो है एक सूफी संगीतकार थे और यह थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। किसके शिष्य थे? निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आंसर हमारा यहाँ पर जाएगा विकल्प दूसरे के साथ। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसके क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? तो जो द्रोणाचार्य है यह खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं? लिटिल अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान या फिर उत्तर और मध्य अंडमान। तो यह जो है लिटिल अंडमान में रहते हैं। विकल्प पहला हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है। ड्रिप तंत्र विधि का जल बूंद बूंद कर सीधे पौधे की पत्तियों पर गिरता है। ड्रिप तंत्र फलदार पौधों, बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका है। जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए ड्रिप तंत्र बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है। ये तो गलत बात है। जहाँ पर जल की कमी है वहाँ पर जो है ड्रिप तंत्र होना चाहिए, फ़ायदेमंद है। ड्रिप तंत्र विधि से जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की पत्तियों पर गिरता है, ये जड़ों पर गिरता है, ये भी सही नहीं है। छिड़काव तंत्र विधि का उपयोग मुख्यतः समतल भूमि के लिए किया जाता है, ये भी गलत है। विकल्प हमारा थर्ड सही हो जाएगा। यह जो फलदार पौधे, बगीचों और वृक्षों को पानी देने के लिए सर्वोत्तम तरीका है ड्रिप तंत्र। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करें। तो ये जो मूर्तियाँ कहाँ है? एलिफेंटा की गुफाओं में है। आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प 2। चलेंगे अगले प्रश्न पर। राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य है? सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारत में जो है 105 राष्ट्रीय उद्यान और 566 जो है वन्यजीव अभ्यारण्य, यह है आपका मध्य प्रदेश। विकल्प पहला सही हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को किस काम के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित का मिलान करें। उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। बाकी के ऑप्शन हम आगे देखेंगे। तो ये है आपके, यहाँ से मिलान करना है 113 का। पर्वत, पठार, नदियाँ, मैदान, महासागर। थोड़ा सा और स्क्रीन को छोटा करेंगे। अब आप लोगों को पूरा प्रश्न दिख रहा होगा। उच्चावच मानचित्र की अगर बात करें तो यह जो है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने के लिए वाले मानचित्र हो जाएंगे।
अगर दूसरे की बात करें राजनीतिक मानचित्र, तो राज्यों, नगरों और विभिन्न देशों को दूसरा इसमें हो जाएगा। और तीसरा जो है सड़क मानचित्र, एक इसमें थीमेटिक मानचित्र है। यानी ये जो है किस में मिलेगा, ए का पहला, बी का दूसरा, तो ये हमको मिलेगा ऑप्शन 2 में। दूसरा विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। विकल्प 2, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो यह जो है किसान अपने परिवार की जीविका चलाने के लिए यानी निर्वाह करने के लिए, ये कहलाएगा निर्वाह कृषि। अपने परिवार के जीवन को यापन करने के लिए उसको निर्वाह कृषि कहते हैं। भारत के किस राज्य में अधिकतम कुल वन क्षेत्र हैं? तो भारत के किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश, असम, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश? सबसे अधिक वन क्षेत्र है मध्य प्रदेश में। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन लॉन टेनिस खिलाड़ी नहीं है? तो यहाँ पर टाइगर वुड्स जो है यह एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा थर्ड के साथ जाएगा। राफेल नडाल, रोजर फेडरर, सेरेना विलियम्स, ये सभी जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी हैं। निम्नलिखित में से कौन मानचित्र का घटक नहीं है? दूरी, दिशा, प्रतीक, ये सभी जो है उसके घटक है, जबकि त्वरण यह उसका घटक नहीं है। विकल्प थर्ड यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा कप या ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? कप, ट्रॉफी या फुटबॉल से संबंधित है, बताना है आंसर यहाँ पर। डेविस कप, देवधर ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी या फिर संतोष ट्रॉफी? संतोष ट्रॉफी यह जो है फुटबॉल से संबंधित है। विकल्प चौथा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पर। विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? तो विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय है नालंदा विश्वविद्यालय। पहला विकल्प हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडा में कौन सा रंग का प्रयोग में लाया जाता है? सफ़ेद, नारंगी, हरा, इसको हम लोग सब केसरिया भी कहते हैं। नारंगी को हरियाली का संकेत है हरा रंग, सफ़ेद है शांति और सच्चाई का, केसरिया है साहस का, साहस और बलिदान का। तो आंसर हमारा विकल्प सभी यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग पूरे 80 प्रश्नों को देख चुके हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।